भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है भारत के पड़ोसी देश से, जिसकी पीएम शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। लेकिन आज से हम आने वाले वीडियोस में इस देश का नाम नहीं लेंगे, उसकी जगह बी देश का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूट्यूब ने अब वीडियो को रोकना शुरू कर दिया है, जिसके पीछे कई ऐसे संगठन है जो नहीं चाहते कि उस देश में होने वाली घटनाएं सामने निकल कर आए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप हमारे काम का समर्थन करेंगे। अगर हम वीडियो में आने वाले अपडेट की बात करें तो एक तरफ बी देश में छात्र आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी, लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि इसके पीछे विदेशी फंडिंग और क्रिप्टो का गंदा खेल था। अब सवाल ये है कि क्या सच में छात्रों के प्रोटेस्ट की वजह से सत्ता गई थी या इसके पीछे कोई साजिश थी। वहीं दूसरी खबर निकल में आ रही है भारत और जापान से, जहां भारत तेजी से जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन क्या भारत के पास अब चीन और अमेरिका को टक्कर देने वाला फार्मूला है। और तीसरी खबर जो आपको हैरान कर देगी, भारत को इतना बड़ा सोने का खजाना मिल गया है कि गोल्ड इंपोर्ट की जरूरत ही खत्म हो सकती है। तो क्या अब भारतीय रुपया डॉलर से मजबूत हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। आपको पता होगा कि हमारे पड़ोसी बी देश में जो पिछले साल छात्र आंदोलन हुआ था, जिसकी शेख हसीना की सरकार गिरा दी थी, वो आंदोलन असल में छात्रों का नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग का खेल था। वो आंदोलन जिसने बांग्लादेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है, और वो आंदोलन जिसे लोकतंत्र की जीत बताया जा रहा था, अब उसी आंदोलन की जड़ में विदेशों ने पैसा डाला था। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया गया है। जांच में सामने आया कि इस आंदोलन को भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग मिली थी। कई छात्र नेता और उनके सहयोगी अचानक करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा आया कहां से था। एडीएसएम लीडर सरजी सलीम का रहस्य जानिए। एक साधारण परिवार से आने वाले सरजी सलीम ने 7.65 मिलियन डॉलर यानी करीब 65 करोड़ रुपए क्रिप्टो करेंसी टेथर में निवेश किए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बिना किसी मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि के संभव हो ही नहीं सकता है। वहीं नाहिल इस्लाम का क्रिप्टो जाल। इसी तरह अंतरिम सरकार के आईटी एडवाइजर नाहिल इस्लाम ने 204 बिटकॉइन में निवेश किया, जिसकी कीमत 1.4 मिलियन डॉलर यानी 147 करोड़ रुपए है। अब सवाल ये है कि नाहिल इस्लाम के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। वहीं सही पत्रकार और प्रधान सलाहकार के प्रेस सचिव सफीफ आलम के पास 93.6 बिटकॉइन यानी 10 मिलियन डॉलर 686 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। मीडिया से जुड़े भी कई लोग इस विदेशी फंडिंग में शामिल थे। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में छात्रों का आंदोलन था हमारे पड़ोसी बी देश में, या फिर इसे विदेशी ताकतों ने फंडिंग देकर बी देश में सत्ता पलटने का हथियार बना लिया था। पिछले साल अगस्त में जब छात्रों ने आरक्षण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा। धीरे धीरे इस आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार को घेर लिया और सत्ता पलट हो गई। लेकिन अब इस आंदोलन के नेता खुद विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिर चुके हैं। सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की बागडोर कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार के हाथों में आ गई थी। उम्मीद थी कि जल्दी चुनाव होंगे और नई लोकतांत्रिक सरकार आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या यह आंदोलन लोकतंत्र का खेल था या विदेशी ताकतों का खेल है। इसमें इस फंडिंग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे बी देश और भारत में हंगामा हो चुका है, क्योंकि अगर बी देश में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार को लाया गया है तो कहीं न कहीं ये पैसा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। लेकिन अब आपके विचार जानना भी जरूरी था कि इस विदेशी फंडिंग में कौन हो सकता है। कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। दूसरी अपडेट में जानते हैं कि भारत जल्दी जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। जी हाँ, आईएमएफ के ताजा आंकड़ों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत की जीडीपी साल 2025 के अंत तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचने वाली है। तो ये कैसे हुआ और क्या भारत सच में जापान को चुनौती देने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आईएमएफ ने हाल ही में जारी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था साल 2025 के अंत तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएंगी। यह आंकड़ा 2015 में सिर्फ 2.1 ट्रिलियन डॉलर था। मतलब 10 सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ 105% से भी ज्यादा हो गई है। अगर हम तुलना करें तो जापान की जीडीपी इस दौरान 0% ग्रोथ पर रही, जर्मनी की ग्रोथ 44% रही, वहीं ब्रिटेन की ग्रोथ 28% रही। अब आप खुद सोचिए कि जहां भारत 105% की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, वहीं जापान और जर्मनी की स्पीड 0 से 44% तक सिमट गई है। तो इसका मतलब साफ है कि भारत जल्दी जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन क्या भारत 2025 तक जापान को पछाड़ पाएगा। आईएमएफ का डाटा कहता है कि 2025 तक
अंत तक भारत और जापान के बीच सिर्फ $100 बिलियन का फासला रहेगा। अगर 2025 के अंत तक ये नहीं हुआ तो 2026 की शुरुआत में भारत 100% जापान को पछाड़ देगा। भारत 2026 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और एक सुपर पावर की तरह उभरेगा। वहीं भारत की जीडीपी ग्रोथ से पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है। भारत ने 2015 से 2025 तक 105% जीडीपी की ग्रोथ के अनुसार अपनी जीडीपी को ग्रोथ किया है, जबकि इसी दौरान जापान की ग्रोथ 0 रही, जर्मनी की 44% और ब्रिटेन की 28% रही। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन हो रही थी तब भारत डबल स्पीड से आगे बढ़ रहा है। वहीं अमेरिका और चाइना की बात कर लेते हैं। चीन की ग्रोथ 76% रही, लेकिन वह प्री कोविड के आंकड़े हैं और अब चाइना की ग्रोथ 4% से भी नीचे आ गई है। ट्रेड वार और स्लो डाउन के चलते चीन की स्पीड और धीमी हो रही है और इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। भारत को चीन और अमेरिका को पछाड़ने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों, अगर हम चाइना और अमेरिका का मुकाबला करना है तो जीडीपी ग्रोथ की स्पीड को डबल डिजिट में लेकर जाना होगा। अगर चाइना की अर्थव्यवस्था 3% की रफ्तार से बढ़ रही है तो भारत को कम से कम 9% की ग्रोथ करनी होगी ताकि हम चाइना को चुनौती दे सके। अगर चीन की जीडीपी बहुत बड़ी है तो उसका 3% ग्रोथ भी भारत की 6% ग्रोथ से ज्यादा बैठता है। लेकिन अगर भारत की चीन और अमेरिका के बराबर आना है तो हमें फुल एक्सीलेटर दबाकर जीडीपी को डबल डिजिट में लाना होगा। अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2025 में भारत जापान को पछाड़ी देगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट जियोपॉलिटिक्स अपडेट में बात करते हैं। एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर को चौंका दिया है। भारत को अपने इतिहास का सबसे बड़ा सोने का खजाना मिल गया है। जी हाँ, इतना सोना कि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना ही नहीं बल्कि अमेरिका तक हैरान रह गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोने से भारत में क्या फायदा होगा और क्या हमें विदेशी गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेंगे? आइए जानते हैं इस अपडेट में। भारत हर साल करीब 40 से 50 बिलियन डॉलर का सोना विदेशों से इंपोर्ट करता है। सबसे ज्यादा सोना स्विट्जरलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका से आता है। लेकिन अब और जो नई खबर आ रही है वो इस पूरे खेल को बदल सकती है। उड़ीसा में अब तक का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व खोजा गया है। सरकार ने पुष्टि की है कि सुंदरगढ़, अंगुल और कोरापुट और मयूरभंज जिलों में ये नया सोने का भंडार मिला है और अगर इसे सही तरीके से निकाला गया तो भारत का गोल्ड इंपोर्ट 20 से 25% तक कम हो सकता है। सोचिए, हर साल 12 से 15 बिलियन डॉलर भारत में ही बच सकते हैं, तो इससे भारत को क्या फायदा होगा? डॉलर पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि सोने की खरीदारी में हमें डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। अगर सोना भारत में ही मिलेगा तो हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व मजबूत होगी। रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है। जब डॉलर की मांग कम होती है तो भारतीय रुपया और भी मजबूत हो सकता है। और नौकरी की बौछार, जब इतनी बड़ी माइनिंग इंडस्ट्री खड़ी होगी तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। गोल्ड की कीमत कम हो सकती है। अगर भारत में सोने का उत्पादन बढ़ा तो ज्वेलरी इंडस्ट्री को सस्ते में सोना मिलेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। गोल्ड खजाने की खोज एक बात है, लेकिन उसे निकालना और सही से इस्तेमाल करना दूसरी बात है। भारत में पहले भी बिहार, राजस्थान, कर्नाटका में गोल्ड रिजर्व मिले, लेकिन सरकार को इन्हें सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है। उड़ीसा में मिले इस खजाने को अगर भारत सही रणनीति अपनाए तो हमें दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड प्रोड्यूसर देशों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर इस सोने को सही इस्तेमाल हुआ तो भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर बढ़ सकता है। लेकिन अब आपके विचार जानना भी जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये माइनिंग सक्सेसफुल हो पाएगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।